बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ एनालिसिस ऑफ प्लांट मटेरियल। कोर्स आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है और माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ विच सब्सटेंसेस मेजर्ड ड्यूरिंग द प्लांट एनालिसिस, व्हाई वी नीड टू एनालाइज प्लांट मटेरियल, relationship between plant and pollution, and stages of plant analysis, and finally we will have a little look on the sampling of plant for analysis. ये जो है 5 ऑब्जेक्टिव हैं जिनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप ये लेक्चर कम्प्लीटली वॉच कर लें तो आप इन क्वेश्चन के और इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के हवाले से बड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे। चलें जी, इंट्रोडक्शन के हवाले से आते हैं। प्लांट एनालिसिस इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इन अ स्पेसिफिक प्लांट पार्ट। सिंपल सी डेफिनेशन है। एनालिसिस हम क्या किसे कहते हैं कि जब हमने किसी चीज़ के अंदर उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी को डिस्कस करना होता है। दोनों सूरतों के अंदर हम बेसिकली केमिकल सब्सटेंस को डिस्कस कर रहे होते हैं और उसको डिटर्मिन कर रहे होते हैं। केमिकल सब्सटेंस को प्लांट पार्ट के अंदर कोई भी, चाहे लीव हो या उसकी ब्रांच हो या कोई भी आप प्लांट पार्ट ले लें, तो स्पेसिफिक प्लांट पार्ट के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस को क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली आप डिटरमिन करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं प्लांट एनालिसिस का। अब कौन कौन से आप प्लांट के अंदर बहुत सारे आपको पता है कि केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। जनरली जो हम एनालिसिस कैरी आउट करते हैं उनको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ मैक्रोन्यूट्रेंट्स। मैक्रोन्यूट्रेंट्स कौन से हैं? प्लांट को जो ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रेंट्स चाहिए, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आपके पास पोटेशियम है। इसी तरह माइक्रोन्यूट्रेंट्स जो बहुत कम अमाउंट में प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं, दैट इज़ जिंक और मोलिब्डेनम। Similarly, biologically important organic compounds like amino acids, hormone, etc. Pesticides, डाईएल्ड्रिन, एल्ड्रिन, मेलाथायोन, ये मुख्तलिफ पेस्टिसाइड्स के नाम हैं। क्योंकि हम पेस्टिसाइड डायरेक्टली लिंक हैं आपके प्लांट के साथ, तो हम उनको भी देखते हैं कि ये गेटिंग एब्जॉर्ब तो नहीं हो रही प्लांट मटेरियल के अंदर। और सिमिलरली हैवी मेटल्स, पोल्यूटेंट्स जो हैं, जो प्लांट को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं और अल्टीमेटली ह्यूमन को अफेक्ट कर सकते हैं, तो हम उनको देख सकते हैं। तो ये बेसिकली 5 कैटेगरीज हैं, दैट इज़ मैक्रोन्यूट्रेंट्स, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फाइनली दी हैवी मेटल पोल्यूटेंट्स। तो इन 5 को हम एनालाइज करते हैं इस स्पेसिफिक प्लांट पार्ट के अंदर, और इसको हम इंक्लूड करते हैं टू प्लांट एनालिसिस। अब प्लांट एनालिसिस केमिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग इसके ऊपर काम कराते हैं प्लांट्स के ऊपर, लेकिन जनरली ये एग्रोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा प्लांट एनालिसिस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ख़ासकर जब सॉइल और आपकी क्रॉप दोनों के रिलेट करके आपकी क्रॉप की यील्ड को बढ़ाना हो, तो वहाँ पे जो है प्लांट एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। इट इज़ मेनली यूज टू मेजर द एसेंशियल न्यूट्रेंट कंटेंट्स ऑफ द प्लांट टिश्यू। ये हम जिक्र कर रहे हैं कि प्लांट के अंदर जो न्यूट्रेंट्स हैं उनको मॉनिटर करते हैं ताकि जो प्लांट्स हैं उनकी क्रॉप्स की यील्ड को बढ़ाया जा सके। जाहिर बात है कि हेल्दी प्लांट्स हैविंग ऑल द एसेंशियल न्यूट्रेंट्स ही अच्छी क्रॉप यील्ड दे सकता है। सिमिलरली टू एवेलुएट द फर्टिलिटी ऑफ क्रॉप्स, टू आइडेंटिफाई न्यूट्रेंट डेफिशिएंसीज, टू रिकमेंड सूटेबल ट्रीटमेंट्स। यहाँ पे सॉइल के एनालिसिस को भी इन कंजक्शन यूज़ किया जाता है विद प्लांट एनालिसिस। और यहाँ पे जो है फिर जब हम न्यूट्रेंट्स उसके प्लांट के अंदर देख लेते हैं कौन से न्यूट्रेंट्स एसेंशियल उसके अंदर मौजूद हैं और कहाँ कहाँ पे डेफिशिएंसी है और कौन सी ट्रीटमेंट इस सॉइल को या इस प्लांट को चाहिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ द क्रॉप्स। तो ये सारी चीज़ें जो है एग्रोनॉमी के अंदर बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होती हैं। तो ज़्यादातर जो हमारे पास इन एनालिसिस आते हैं न्यूट्रेंट्स के हवाले से, तो हम इनको क्रिटिकल वैल्यू ऑफ न्यूट्रेंट्स के केस के अंदर कंपेयर करते हैं जो हमारे पास नॉर्मल वैल्यू है। ये एक टेबल है जिसके अंदर मैंने टिपिकल वैल्यूज़ को
हम डिस्कस कर सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली टिपिकल कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन क्रॉप एक्सप्रेस्ड ऑन अ ड्राई वेट बेसिस है, ठीक है ना। यानी कि प्लांट सैंपल का जो ड्राई वेट है उसकी बेसिस पे अगर किलोग्राम ड्राई वेट हो तो उसके अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की क्या क्या कंसंट्रेशन होगी। मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर टिपिकल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो हम जब किसी भी प्लांट के पार्ट को एनालाइज करते हैं फॉर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिकली, तो जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं उनको हम उन क्रिटिकल वैल्यूज़ के साथ डिस्कस करते हैं कि इतनी वैल्यूज़ होनी चाहिए और जो आपका सैंपल है उसके अंदर इतनी वैल्यू आई है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं पोटैटो ट्यूबर की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर नाइट्रोजन 14 ग्राम पर किलोग्राम होनी चाहिए, फास्फोरस 1.8 किलोग्राम पर किलोग्राम होनी चाहिए, इसी तरह पोटाशियम 22 ग्राम पर किलोग्राम, 0.9 कैल्शियम 0.9 ग्राम पर किलोग्राम और मैग्नीशियम भी 0.9 ग्राम पर केजी और सिमिलरली सल्फ़र 1.4 ग्राम पर केजी। तो अगर आप किसी पोटैटो ट्यूबर का एनालिसिस करते हैं तो आपके पास जो रिज़ल्ट्स आते हैं इन न्यूट्रिएंट्स के, तो यू कैन कंपेयर योर रिजल्ट्स वैल्यू विद द टिपिकल वैल्यूज़। तो आपको पता चल जाएगा कि उस सॉइल के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है या उस प्लांट के अंदर स्पेसिफिकली किसी पेस्टिसाइड की ज़रूरत है या कोई और प्रॉब्लम है। तो आप उसको आपको प्रॉब्लम हाईलाइट हो सकती है बाय कंपेयरिंग दीज वैल्यूज़। चलें जी आगे चलते हैं। अब पोल्यूटेंट्स दूसरी चीज़, अब ये तो एक चीज़ आ गई ना कि हम प्लांट एनालिसिस जो है न्यूट्रिएंट्स को मॉनिटर करते हैं और न्यूट्रिएंट्स अगर कम या ज़्यादा हो, डेफिशिएंसी हो, तो फिर हम उसको ट्रीटमेंट क्या देंगे वो डिसाइड करने के लिए हम ये सारे जो है वो एनालिसिस करते हैं। दूसरी चीज़ जो आती है कि प्लांट एनालिसिस हम पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि पोल्यूटेंट्स भी प्लांट, जिस तरह आप लोगों को पोल्यूटेंट्स इम्पैक्ट करते हैं इसी तरह प्लांट्स को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब ये दो तरह से इम्पैक्ट हो सकता है, या तो एटमॉस्फेयर से हो सकता है, यानी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो होती है, एयर पोल्यूशन जो होती है। सो आपने सुना होगा सल्फ़र डाइऑक्साइड इंजरी टू द लीव्स, कि सल्फ़र डाइऑक्साइड इंजरी क्या है कि बेसिकली सल्फ़र डाइऑक्साइड और उसके जो सल्फेट्स उनकी एब्जॉर्प्शन प्लांट के अंदर, उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है दैन द रेट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, जितने को वो एक्सेल कर सकें। तो उस वजह से क्या होता है, प्लांट को हम कहते हैं यहाँ पे सल्फ़र डाई इंजरी होगी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और उससे जो बनने वाले सल्फाइड्स हैं या सल्फेट्स हैं वो प्लांट के अंदर ज़्यादा अब्जॉर्ब करके ये डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। अब ये जो मैंने एक इमेज लगाया हुआ है ये बेसिकली सल्फ़र डाइऑक्साइड इंजरी टू द लीव्स जो है उसको शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि सल्फ़र, हम कहते हैं ये प्लांट जो है इट इज़ इंजर्ड बाय सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है, इसका लीव जो है। अब यहाँ पे दूसरा जो अब ये तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्प्शन है उसकी वजह से इंजरी हुई है। दूसरा रूट्स के ज़रिए भी पोल्यूटेंट्स जो है वो प्लांट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है प्लांट्स ने जितने भी वाटर हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, उसने रूट्स के ज़रिए अपटेक करने होते हैं। तो अब रूट के ज़रिए ना सिर्फ वो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आ सकते हैं बल्कि उसके साथ पोल्यूटेंट्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एलुमिनियम आपकी ड्यू टू सम रीज़न्स सॉल्युबल हो गई है आपकी सॉइल के अंदर, तो एलुमिनियम क्या हो सकती है, रूट के साथ प्लांट के अंदर एंटर हो सकती है, अपटेक हो सकती है। सो प्लांट पोल्यूशन जो है उसको हम दो रीज़न्स की वजह से लाजमी तौर पे देखते हैं, उनको मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। वो रीज़न्स क्या हैं, सबसे पहली रीज़न देख लें। Pollutants may have direct or indirect phytotoxic impact on the plant themselves, leading to a decline in crop yield and threatening over food supply. पहला क्या है कि प्लांट डायरेक्टली इफेक्ट हो गया, ठीक है, या इनडायरेक्टली जो भी है, तो सारा इफेक्ट किसके ऊपर है, प्लांट पे है। तो प्लांट क्या होगा, जब प्लांट के ऊपर पोल्यूटेंट का इम्पैक्ट आएगा, टॉक्सिसिटी आएगी, वो हेल्दी नहीं रहेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, क्रॉप यील्ड क्या होगी, वो डाउन चली जाएगी। जब क्रॉप की डाउन चली जाएगी तो हमारी फूड सप्लाई जो है वो ऑन द इम्पैक्ट आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड पोल्यूशन है तो फिर इम्पैक्ट होगा किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। जब हमने बात की है कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड इंजरी आपने देखी लीव की, वो फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। तो सारी बात है फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, प्लांट खुराक नहीं बना सकेगा, तो यील्ड ऑफ क्रॉप जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन पे चली जाएगी। सो सल्फ़र डाइऑक्साइड पोल्यूशन जो है वो क्रॉनिक भी हो सकती है,
इंजरी काज करती है जो प्लांट को, और वो एक्यूट भी हो सकती है। क्रॉनिक का मतलब बिल्कुल स्लो और फॉर ग्रेटर पीरियड ऑफ टाइम जिसका इम्पैक्ट आ जाए। एक्यूट का होता है कि बहुत ज़्यादा फ़ौरन इम्पैक्ट जो आ जाए। तो दोनों तरह की इंजरी काज कर सकती है। डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक तो हमने कहा सल्फ़र डाइऑक्साइड और उसके सल्फाइड डायरेक्टली प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरा क्या है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लांट एयर पोल्यूशन के तौर पे, एयर पोल्यूटेंट के तौर पे मौजूद थी, और फिर एसिड रेन जो रेनफॉल के ज़रिए इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन वो क्या हुई, ज़मीन पे आई। एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल हुई बाय रेनफॉल ओरिजिनेटिंग फ्राम दी सेम SO2 गैस। अब जब पीएच डिक्रीज़ करेगी सॉइल के अंदर, तो आपके बहुत सारे जो टॉक्सिक एलिमेंट हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, जो सॉइल के अंदर पहले क्या है, अनडिज़ोल्व फॉर्म के अंदर है। फॉर एग्जांपल एलुमिनियम है, तो वो क्या करेगा, वो डिज़ोल्व हो जाएगा आपके वाटर के अंदर। उस वाटर को अपटेक करेगा प्लांट, और आपके पास क्या होगी, प्लांट के अंदर जो टॉक्सिक मेटल दैट इज़ एल्यूमिनियम जो है वो क्या कर जाएगी, लीच इन कर जाएगी। तो प्लांट जब उस एल्यूमिनियम को अपटेक करेगा, तो प्लांट के अंदर क्या, टॉक्सिक मेटल जाने की वजह से जो प्लांट है उसकी डायरेक्ट उसकी जो हेल्थ है उसके ऊपर अफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये लाजमी नहीं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड डायरेक्टली अफेक्ट करे, इनडायरेक्टली भी इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन भी अफेक्ट कर सकती है। दूसरी रीज़न क्या है, प्लांट में एक्ट एज अ व्हीकल ऑफ आर ट्रांसफरिंग पोल्यूटेंट्स इनटू द फूड चेन। अब समटाइम ऐसे होता है कि प्लांट डायरेक्टली खुद इम्पैक्ट नहीं हो रहा होता है, लेकिन उसके अंदर मौजूद जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स हैं वो फूड चेन के अंदर शामिल हो जाते हैं, क्योंकि प्लांट हम एज अ फूड चेन भी एज अ फूड भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वी आर ओमनीवोर्स। हम प्लांट भी लेते हैं खुराक के अंदर और एनिमल्स भी लेते हैं। सिमिलरली अगर हम कार्निवोर्स जो हैं वो भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ओवरऑल ये प्लांट्स जो हैं फूड चेन का पार्ट बन जाते हैं। तो सम टाइम प्लांट्स के ऊपर बजाते खुद अल्टीमेटली उनके ऊपर खुद इफेक्ट नहीं आ रहा होता पोल्यूटेंट का, लेकिन फूड चेन के अंदर वो इम्पैक्ट दे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैडमियम है, वो प्लांट के अंदर डेडली एक्यूमुलेट होती है, लेकिन प्लांट को इटसेल्फ जो है वो डिस्टर्ब नहीं करती, टॉक्सिसिटी काज नहीं करती। लेकिन अगर यही कैडमियम जो एकमुलेट होगी प्लांट में, उन प्लांट्स को जब हम एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो सकती है, सिग्निफिकेंट थ्रेट काज कर सकती है एनिमल और उन ह्यूमंस को जो इन प्लांट्स को डायरेक्टली क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लांट बजाते खुद तो इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसने एज अ सोर्स एक्ट किया कि उसने जो आपकी कैडमियम है, जो पोल्यूटेंट है, टॉक्सिक है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया इनटू योर फूड चेन, यानी कि एनिमल्स और आपके ह्यूमन के अंदर उनको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। तो चाहे पहली रीज़न क्या थी कि प्लांट खुद चाहे क्रॉनिकली या एक्यूटली जो है वो क्या हो जाएं, इम्पैक्ट हो जाएं, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो उन पोल्यूटेंट्स को ट्रांसफ़र कर दें इनटू योर फूड चेन। तो दोनों सूरतों में ये जो है पोल्यूशन जो है वो प्लांट को क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। सो प्लांट एनालिसिस फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पहली चीज़ हमने क्या कही थी, क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि हम न्यूट्रिएंट्स को मॉनिटर करते हैं। न्यूट्रिएंट्स को मॉनिटर करते हैं तो उसके अंदर अगर कमी बेशी होती है तो हम सॉइल को ट्रीट करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, ताकि हमारी क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए। दूसरा क्या है कि चूँकि प्लांट्स क्या कर सकते हैं, पोल्यूटेंट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं हमारे फूड चेन के अंदर, तो हमारी फूड चेन को सेफ रखने के लिए भी हमें प्लांट एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। अब प्लांट एनालिसिस की स्टेजेस देख लेते हैं। मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, ये आपने एनालिसिस सॉलिड में कुछ पढ़ी होंगी। सबसे पहले सैम्पलिंग है, हमने सैम्पल कलेक्ट करना है, दैन उसको वॉश करना है, फिर उसको ड्राई करना है, फिर उसको ग्राइंड करना है, और फाइनली ये सैम्पल ट्रीटमेंट में आ जाता है, डाइजेशन एंड एक्सट्रैक्शन। ग्राइंडिंग में सैम्पल ट्रीटमेंट में आ जाता है। तो डाइजेस्ट करना है या एक्सट्रैक्ट करना है, ताकि जो एनालाइट हम डिटरमिन करना चाहते हैं उसको एनालिसिस के लिए सूटेबल फॉर्म के अंदर लेके आ सकें, और फाइनली हमने उसको क्या करना है, एनालाइज करना है। तो ये 6 स्टेजेस हैं किसी भी प्लांट एनालिसिस के लिए, जिनको हम टर्न बाय टर्न जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सैम्पलिंग आ जाती है। अब सैम्पलिंग बड़ा ब्रॉड मौजू है। अब इसके अंदर प्लांट की सैम्पलिंग जो है वो काफ़ी ट्रिकी होती है, क्योंकि उनके अंदर वेरिएशन हो सकती है।
मुख्तलिफ़ पार्ट्स के अंदर मुख्तलिफ़ जो आपके एनालाइट है उसकी कंसनट्रेशन डिफरेंट हो सकती है। मुख्तलिफ़ वेदर्स के अंदर या सीज़न डिफरेंट सीज़न के अंदर उनकी कंसनट्रेशन वेरी कर सकती है। सॉइल की कंडीशन चेंज होने से उनकी तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट और जो है वो ट्रिकी है और स्पेसिफ़िक केस के लिए स्पेसिफ़िक स्ट्रेटजीज होती हैं। लेकिन जो मेजर कंसिडरेशन है वो मैंने यहाँ डिस्कस की हैं, जो जनरली हम जिनको हमें जहन में रखना चाहिए, जो ज़्यादातर केसेस के ऊपर अप्लाई होती हैं। सो मेजर कंसिडरेशन के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है कि आपने सबसे पहले प्लांट पार्ट सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से प्लांट पार्ट को सैंपल करना है, ठीक है। सेकेंडली आपने देखना है कि वो सैम्पलिंग आप कब करना है, व्हेन टू सैम्पलिंग, यानी कि आपने सीज़न डिसाइड करना है, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग भी होती है, फिर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट होती है, सीड्स होती है, फिर उसका जो है आपको पता है ऑटम के अंदर उनके पत्ते गिरते हैं, ठीक है ना। ये सारा कुछ प्लांट के अंदर प्रोसेस कॉन्टीन्यूस हो रहा होता है। तो उस हवाले से भी और सीज़न की चेंजेस के हवाले से भी आपने टाइम जो है वो डिसाइड करना है कि सैंपल कब करना है और कौन सा पार्ट सैंपल करना है। फिर आपने देखना है, ये दोनों चीज़ें आप डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइट कि आप कौन सा केमिकल सब्सटेंस उसको क्या करना चाहते हैं, डिटरमिन करना चाहते हैं। फिर आपने ये भी तय करना है कि कितने सैंपल लें ताकि आप एक रिप्रेजेंटेटिव रिजल्ट्स जो है उसको ले सकें। आप सर्वे कर रहे हैं या आप एक स्पेसिफिक स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आपने नंबर ऑफ़ सैंपल्स भी डिसाइड करने हैं। आपकी लेबॉर्ट्री आपकी कैपेसिटी ऑफ एनालिसिस भी डिसाइड करेगी कि कितने सैंपल आप ले रहे हैं। सिमिलरली इंटेंसिव सैम्पलिंग जो है वो रिक्वायर्ड है अगर आप जो है प्लांट टू प्लांट वेरिएशन आपकी बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप एक मखसूस इलाके का सर्वे करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इंटेंसिव सैम्पलिंग भी करनी पड़ सकती है। नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो नॉर्मली हम फील्ड सर्वे के लिए इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ 10 to 100 पर हेक्टर हम ये चॉइस करते हैं, लेकिन ये तादाद जो है वेरी कर सकती है इस रेंज के अंदर 10 से लेकर 100 के अंदर, तो लार्ज वेरिएशन है आप कह सकते हैं। कुछ सिंपल रूल्स हैं जो प्लांट सैम्पलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले है सैंपल रैंडमली एटलीस्ट 20 प्लांट्स थ्रू आउट द स्टडी एरिया, ठीक है। आप एक एरिया सेलेक्ट करते हैं तो रैंडमली उसके अंदर क्या ले लें, आप 20 प्लांट्स को ले लें। हर ईच सैंपल शुड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 100 ग्राम ऑफ फ्रेश प्लांट टिश्यू, ये उसके वेट के हवाले से है कि आपने कितना सैंपल लेना है। देन थर्डली है सैंपल एरिया एग्जिबिटिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम सेपरेटली फ्रॉम द मेन एरिया, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि कुछ एरिया जिसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है उसको मिक्स नहीं करना आपने जनरल एरिया के साथ, तो जो आपका स्पेसिफिक प्रॉब्लम वाला एरिया है उसको आपने सेपरेट कर लेना है मेन एरिया से, और फिर उसको अलहदा से सैंपल करना है और नॉर्मल को अलहदा से सैंपल करना है। हमेशा मैच्योर लीव लें। कौन से मैच्योर लीव? सैंपल मैच्योर लीव्स which are exposed to sunlight just below the growing tips on the stems and the main branches। तो आप मेन ब्रांचेस से आपने वो लीव्स लेने हैं जो कि मैच्योर हो चुके हैं, यानी कि जिनके अंदर प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच चुका है, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल वहाँ पे ऑप्टिमम लेवल पे है, तो आपने वो वाले मैच्योर लीव्स उनको सैंपल करना है अगर लीव्स आपको सैंपल कर रहे हैं। सैंपल एट द बिगनिंग ऑफ प्लांट्स रिप्रोडक्टिव स्टेज और जस्ट बिफोर, ठीक है ना। प्लांट्स की आपको पता है रिप्रोडक्टिव स्टेजेस होती हैं मुख्तलिफ, तो आपने क्या करना है उसकी बिगनिंग पे लेना है या फिर उससे शुरू होने से जस्ट बिफोर लेना है सैंपल। अब कुछ डोंट्स हैं। डू नॉट सैंपल प्लांट्स दैट आर पास्ट फुल मेच्योरिटी, बूढ़े जो है ना प्लांट्स उनको आपने सैंपल ना करें क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, जवानों का दौर है। डू नॉट सैंपल टिश्यू दैट इज़ कवर्ड विद डस्ट और सॉइल, ठीक है। आप रोड साइड के साथ जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट या सॉइल है प्लांट्स के ऊपर, तो वहाँ पे आप सैंपल टिश्यू ना लें, एक्सेप्ट कि आपने सिर्फ पोल्यूटेंट्स या उसकी सरफेस के ऊपर जो डिपॉजिटेड पोल्यूटेंट्स हैं उनको मॉनिटर करना है, वो अलहदा चीज़ है। लेकिन अगर आपने प्लांट मटेरियल बेसिकली उसको टिश्यू को मॉनिटर करना है तो फिर उस सूरत में आप अवॉइड करें उन लीव्स को, उन पार्ट्स को जो कि डस्ट या सॉइल से कवर्ड है। Similarly, do not sample tissues from the plant with visible insect damage। ऐसी टिश्यूज़ ना लें जहाँ पे इंसेक्ट की वजह से डैमेज हुआ, यानी कि खाए हुए पत्ते,
खाई हुई ब्रांचेज, इस तरह के जो टिश्यू हैं वहाँ से टिश्यू आप सैंपल ना करें। डो नॉट सैंपल डैमेज आर डिजीज टिश्यू, ये भी उसी से मिलता जुलता है कि आपने जो जहाँ पे प्लांट्स जो पार्ट है उसका वीक है, डिजीज़ है या डैमेज है, उसको आपने सैंपल नहीं करना। डो नॉट सैंपल डेड प्लांट्स, यह तो तय है कि मुर्दा को आपने प्लांट का पोस्टमार्टम नहीं होता, क्योंकि हमने प्लांट्स को दो मकसद के लिए एनालाइज करते हैं कि उसकी न्यूट्रिएंट्स को देखने के लिए ताकि हम उसकी क्रॉप प्रोडक्शन को बेहतर बना सकें, दूसरा उसके पोल्यूटेंट्स को देखने के लिए ताकि हम पोल्यूशन को जो है वो मॉनिटर कर सकें। तो दोनों सूरतों में डेड प्लांट हमारे काम का नहीं है, इसको ले जाएं, इसके साथ फर्नीचर बनाएं, बेड बनाएं और सो जाएं। जब आप एनालिसिस करते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है आपने जिस साइड से एनालिसिस किया उसका डाटा रिकॉर्ड करना है। जब आप सैम्पलिंग कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें आपने जो लाजमी रिकॉर्ड करनी है, दैट इज़ सोर्स ऑफ पोल्यूशन। अगर आप पोल्यूटेंट्स के हवाले से मॉनिटर करना चाहते हैं प्लांट, तो वहाँ पे कौन कौन से सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन हैं, क्या है कोई लेक है जिसके अंदर पोल्यूटेंट वाटर जो है इरीगेट कर रहा है उस प्लांट को, या वहाँ पे रेनफॉल है, एसिड रेन हुई है, या वहाँ पे एनवायरमेंटल या एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने वो तय करना है कि सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या है। फिर आपने लैंड लाजमी मेंशन करनी है कि कौन सी लैंड जिसके अंदर ये प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो किस तरह की है, ठीक है ना। वेजिटेशन डेंसिटी के वहाँ पे दूर दूर हैं प्लांट्स, करीब हैं बहुत ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा है या कम है, तो जो पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स कितनी है इसको भी आपने देखना है, हाइट देखनी है उसकी और फॉर्म ऑफ ग्रोथ देखनी है। उसके साथ जो एसोसिएटेड स्पीशीज़ हैं उस एरिया के साथ उस जो जिस जगह से आप प्लांट का सैंपल लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे एसोसिएटेड और स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं वो भी आपने नोट करनी है। नेचर ऑफ सॉइल देखनी है कि सॉइल किस तरह की है, बहुत ज़्यादा साल्टिश है, सैंडी है, ठीक है ना, क्ले है, किस तरह की सॉइल है, तो वो आपने नोट कर लेना है। ड्रेनेज वाटर की है, पानी खड़ा तो नहीं है, इस तरह की सूरत हाल तो नहीं है, वो आपने देख लेना है। सिमिलरली फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन के रिसेंटली इसके ऊपर कौन सा फर्टिलाइज़र अप्लाई किया गया है उसको भी आपने नोट कर लेना है। और फाइनली जो लोकल टॉपोग्राफिकल फीचर्स देखने हैं, ये भी बेसिकली लैंड के जो फीचर्स हैं, जो फिज़िकल फीचर्स हैं बेसिकली लैंड के हवाले से उनको नोट किया जाता है कि आप जिस एरिया के साथ एरिया से प्लांट सैम्पलिंग कर रहे हैं उस एरिया के जो फिज़िकल फीचर हैं वो किस तरह के हैं, तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। चलें जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है इसी एनालिसिस ऑफ प्लांट मटेरियल को कंटिन्यू करेंगे, और इसमें हम आगे हम सैंपल जब कर लेते हैं तो उसकी स्टोरेज, ड्राइंग, वाशिंग, उसकी जो है डाइजेशन, एक्सट्रैक्शन एट्सेट्रा जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।